अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की स्टूडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 21 को क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, विच इज़ अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग वही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे जो कि आप ऑलरेडी आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो है वो पढ़ के आए हो। ठीक है, बायो के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम लोग उनको थोड़ा सा केमिस्ट्री का टच देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हो गए हम लोग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहे प्रिपेयर करते हैं, तो उनको जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब जब हम लोग इन्हीं नेचुरल प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टडी करते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, वो ये है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम लोग जो है वो एक फूड स्टफ़ की क्लास में जो है वो कैटेगराइज करते हैं या क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम लोग जो है वो ट्राइमोवायरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सीक्यू आ सकते हैं, आप लोगों से वो कह सकते हैं कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ट्राइमोवायरेट्स। तो आपको पता हो कि हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें ट्राइमोवायरेट्स में आती हैं। नंबर 1 इज़ प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड थर्ड फैट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास मोस्टली जो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, सुक्रोज है। लेकिन हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैनाटोल, ठीक है, रहाइमोस, या फिर हमारे पास डिऑक्सीराइबोस। तो ये तीनों हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये आप लोगों को 2 पॉइंट्स पता हो। आप लोगों को हाइड्रेटेड कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ही पता हो, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे पास चाहे वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते तो उनका भी पता हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, समटाइम्स MCQ में आ जाती है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ऐसे कंपाउंड जब हम जिनकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड बने या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स बने, तो उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को। अब उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, हमारे पास जो फ्रुक्टोज है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं तो हमारे पास 80% उनका जो ड्राई मास होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। और एनिमल के ड्राई मास की हम लोग बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स 1% होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे पास एनिमल्स में हो वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, 50% प्रोटीन्स होते हैं, ये भी आप लोग यहीं पे ध्यान में रख लो। और हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो इनका स्वीट टेस्ट होता है मोस्टली। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको शुगर्स भी कहते हैं या सैकराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के 3 डिफरेंट नाम है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम लोग 3 मेन क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगो एंड पॉलीसैकराइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो हमारे पास ग्लूकोज का जो है वो ओपन स्ट्रक्चर भी है और क्लोज स्ट्रक्चर भी है। हमारे पास जो ओपन स्ट्रक्चर है ना, या ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसमें हमारे पास 4 कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, 4। और जो हमारे पास क्लोज या रिंग स्ट्रक्चर है ना ग्लूकोज का, तो उसमें 5 कायरल कार्बन होते हैं। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ये आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि अब OH ग्रुप की बात करते हैं कि अगर ये OH ग्रुप जो है ना, अगर ये कार्बन 1 के कौन सी साइड पे हो, राइट साइड पे हो ना, तो हमारे पास ये अल्फा ग्लूकोज होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास यही OH ग्रुप जो है वो कार्बन 1 के लेफ्ट साइड पे हो तो वो बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखने हैं। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज जो है वो ये मोनोसैकराइड्स हैं, और हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज जो है वो ये डाइसैकराइड्स हैं। डाइसैकराइड्स इसलिए हैं क्योंकि हम लोग जो है वो जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारे पास आगे 2 कंपाउंड देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास चाहे वो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने से जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। देखो 2 कंपाउंड्स मिल गए। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास चाहे वो ग्लूकोज के 2 कंपाउंड्स, 2 ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास चाहे वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनेगा। और ये जो हमारे पास रेफिनोज है ना, ये ट्राइसैकराइड है। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज भी मिलता है, फ्रुक्टोज भी मिलता है और गैलेक्टोज भी मिलता है। ठीक है, 3 चीज़ें मिलती हैं। कहता है कि हमारे पास जो 2 मोनोसैकराइड्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो है वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं या एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम लोग डाइसैकराइड कहते हैं।
ठीक है, और इस लिंकेज को जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, या इसे हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ये जो दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास माल्टोज बनता है। ठीक है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे भी ऊपर भी यहाँ पे भी बात की, मैं आप लोगों को इसको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये है माल्टोज। देखो हमने कहा कि हम लोग माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो ग्लूकोज बन जाएंगे। और जब हम लोग ऑब्वियसली इसको हम लोग उलट भी कह सकते हैं कि हम लोग जब दो ग्लूकोज को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास माल्टोज बनेगा ना। ठीक है, फिर इसी माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोबारा से हमारे पास दो ग्लूकोज बनेंगे, इनको दोबारा कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, माल्टोज बनाएगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, और ग्लूकोज जो है वो उसका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है कि हम लोग जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ्रुक्टोज के, सुक्रोज के जो है वो कुछ यूजेस लिखे हैं, तो ये आप लोग खुद देखोगे। सिर्फ यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च ये किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कहता है कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो मिल्क कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता उनकी बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे लोगों में क्या मसला होता है, उनमें जो है वो लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है, तो तब जो है वो उनका मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, उसके यहाँ पे कुछ उसने साइन एंड सिम्टम्स भी दिए हैं, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स, ठीक है, फ्लक्चुलेंस, कॉलिक पेन, ठीक है, एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लो, नोजिया एंड वाटरी डायरिया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके। खैर ये तो MCQ में नहीं आता, लेकिन आपको पता हो कि हमारे पास जब बॉडी में जो है वो लैक्टोज की इंटॉलरेंस हो जाए तो मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि एक पेशेंट आया आपके पास और वो उसका जो है वो मतलब वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो उसका क्या मसला है, रीज़न क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि लाइक उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ठीक है, मतलब लैक्टोज की वजह से उसका जो है वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा कम्प्लीटली। अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने बायो में भी पढ़ी हुई, तो हम लोग इस चैप्टर को जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो पेंक्रियाज जो है वो एक चीज़ सिक्रीट करते हैं जिसे हम लोग जो है वो इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है, लिवर से नहीं होता, ये भी आपको पता हो। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या करता है कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब हमारे पास ये इंसुलिन वर्क करना छोड़ देता है तो उसे हम लोग जो है वो डायबिटीज़, उस कंडीशन को जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं ये। ठीक है, और हमारे पास जब किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है तो उसे हमारे पास जो है वो उसकी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं, उसके हमारे पास किडनी जो है वो वर्क करना छोड़ देती हैं, उसे जो है वो डायबिटिक कोमा भी हो सकता है। ठीक है, और इवन दो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये वैसे साइन एंड सिम्टम्स आपकी केमिस्ट्री है तो इसमें तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता हो कि हमारे पास जो है वो बेशक बायो पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास पेंक्रियाज जो है वो लिवर को सिक्रीट करता है। ठीक है, और हमारे पास ये पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है, लिवर को नहीं करता, इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे पास ग्लूकोज की जो है मेटाबॉलिज्म करवाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जब हमारे पास ये इंसुलिन काम करना छोड़ देता है तो उस कंडीशन को जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आम घरों में जो है वो शुगर कहते हैं कि बंदे को शुगर हो गया। अब नॉर्मल हमारे पास जो ह्यूमन का ब्लड है ना उसमें कितना ग्लूकोज होता है, 65 to 110 mg। ठीक है, और जब हम लोग जो है वो इस ग्लूकोज की जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल तो हमारे पास 36 ATPs बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या बायो से हैं, आप लोग बस इनको देख लो, आप लोगों का कम अज़ कम MCQ जो है वो कवर हो जाएगा, चाहे वो बायो में आ जाए या केमिस्ट्री में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और है कि हमारे पास जो ह्यूमन मिल्क होता है तो उसमें जो लैक्टोज होता है, ठीक है, उसका pH होता है 6 to 8%। और हमारे पास दूसरा जो काउ मिल्क होता है, लैक्टोज इन काउ मिल्क, तो उसका हमारे पास pH 4 to 8 होता है। ठीक है, एक 6 to 8 है और दूसरा 4 to 8 है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स हैं बेसिकली हमारे पास ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, इनमें हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन्स में ये जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज होता है जिसको हम लोग जो है वो और हमारे पास ये सारा कुछ मिल के जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। तो बस यार प्रोटीन्स के रिलेटेड आप लोग यहाँ से दो चीज़ें याद रखो कि हमारे पास एक तो इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो आपस में अटैच होते हैं, बस। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ऊपर। ठीक है, ट्राइमोवायरेट्स, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं।
प्रोटीन्स हमारे पास 4.1 टू 4.8 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं। फैट्स जो है हमें 4.1 से लेकर 4.8 किलो कैलोरीज तक एनर्जी देते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि हमारे पास कौन सा जो बायोमोलिक्यूल है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है और कौन सा जो है वो सबसे कम देता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास कितना देता है 4 किलो कैलोरीज। ये दूसरा जो है हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन्स हमारे पास जो है वो देता है 4.1 टू 4.8 और फैट्स जो है ये 4.1 से लेके 4.8। तो फैट्स और प्रोटीन्स तो ऑलमोस्ट सेम ही देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी कम एनर्जी देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन्स में हमारे पास नाइट्रोजन की चाहे वो जो परसेंटेज है वो 16% होता है। प्रोटीन चाहे ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास चाहे वो 50% चाहे वो ड्राई वेट बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कितना बनाते हैं एनिमल्स में 1% और प्रोटीन्स कितना बनाते हैं 50%, मतलब हाफ ऑफ द वेट जो है वो प्रोटीन्स का होता है। हमारे पास जो इक्वलाई है उसमें हमारे पास 3000 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ह्यूमंस हैं उसमें हमारे पास जो है वो 1 लाख तक जो है वो प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे पास इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है जी प्राइमरी प्रोटीन्स। इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की तो वो पेप्टाइड चेन में जो है वो सीक्वेंस टू ही होती है। आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन्स में उनमें पेप्टाइड चेन या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जिन प्रोटीन्स का वो हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन्स में हमारे पास ये क्वाइल्ड या ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर वाले में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड थी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये हमारे पास जो है वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बना सकते हैं। एक हमारे पास अल्फा हेलिक्स फॉर्म होती है और दूसरी बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स सेकेंडरी के हमारे पास बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी प्रोटीन्स। तो जो टर्शरी होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, 3D होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वोटेशनरी। तो इनमें हमारे पास जो है वो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स, बॉन्डिंग, ये आपको 2 चीज़ें याद हों। नेक्स्ट है हमारे पास डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें जस्ट सिंपल प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम लोग उसको चाहे वो हीट दें, उसको पीएच को चेंज करें। ठीक है, या फिर हम लोग उसको ट्रीट करवाएं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, तो इन दिस एंड दैट में हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उसे हम लोग जो है वो डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एग की है। ठीक है, जब हम लोग उसको बॉयल करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर प्रोटीन्स वो हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं। अच्छा, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन में जो है वो हमारे पास जो है वो क्वोटेशनरी स्ट्रक्चर्स, टर्शरी स्ट्रक्चर और हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होती डिनेचरेशन से, क्योंकि वो होती प्राइमरी। अब प्राइमरी चेंज हो जाए तो वो क्या बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। और हमारे पास ये जो डिनेचरेशन होती है ना, डिनेचरेशन रिएक्शंस, ये हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को भी जो है वो चेंज नहीं करते, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स है डिनेचरेशन में, बाकी इसमें और कोई MCQ पॉइंट नहीं है। बस आप लोग ये याद रखो कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटते। और ये कौन कौन सी चीज़ें चाहे वो डिनेचरेशन करती हैं तो वो आपको याद हो, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट हमारे पास वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिनेचरेशन पर जो है वो डिपेंड करते हैं या डिनेचरेशन करवाते हैं। एक हमारे पास हीट्स एंड रेडिएशन हैं। हीट एंड रेडिएशन से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म अगर हम लोग इससे डिनेचरेशन करवाएं तो तब भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक होता है। अगर हम लोग एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सॉल्ट ब्रिजेस जो है वो उनकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इनको हैवी मेटल्स या हैवी मेटल साल्ट्स के साथ डिनेचर करवाएं तो हमारे पास जो है वो एक तो सॉल्ट ब्रिज टूटता है और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो डिसल्फाइड बॉन्ड होता है ना वो भी ब्रेक होता है। तो आपको पता हो कि हमारे पास किस किस चीज़ से कौन कौन सी चीज़ जो है वो कौन कौन सा बॉन्ड जो है वो टूटता है, यहाँ से MCQ आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आप लोगों ने खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। ठीक है, सिंपल इसके फंक्शंस हैं वही हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायो में पढ़े थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करते हैं। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अक्सर ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट वो लोग छेड़ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंजाइम्स की वजह से लो होती है, रिड्यूस होती है। हमारे पास एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है तो उसे हम लोग जो है वो एपो एंजाइम कहते हैं और जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम लोग जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1
माइक्रोमोल ऑफ द सबस्ट्रेट पर मिनट, तो उसे हम लोग जो है वो एंजाइम एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम्स को, तो इसमें उसने वही चीज़ लिखी है कि हमारे पास प्रोटीन्स में जो है वो एक एंजाइम में जो है वो एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, ये परमानेंट होता है, परमानेंट ग्रुप होता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक और होता है कोएंजाइम्स, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी ग्रुप होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हमारे पास ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी कोएंजाइम्स हैं, ये अच्छा, ये जो विटामिन बी एंड सी है ना, ये कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप लोग उसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास कोएंजाइम्स आर बेसिकली, तो कोएंजाइम्स जो है ये विटामिन्स हैं। ठीक है, देखो हमारे पास जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। अगर वो मेटल या नॉन मेटल होंगे तो उसे हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। ठीक है, और कोफैक्टर की एग्जांपल्स आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह जो है वो डिफरेंट फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी डाइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखो माउथ में हमारे पास जो है वो एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग जो है वो स्लेवरी एमाइलेज या पटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, ये स्लेवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है पटाइलिन। ठीक है, अब ये जो एमाइलेज है या पटाइलिन है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर ही, जबकि प्रोटीन्स हमारे पास अनअफेक्टेड, ये एज इट इज़ स्टमक में जाते हैं और इनकी डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ से सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो फैट्स होते हैं वो पार्शली डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तो उनकी डाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमारे पास एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, प्रोटीन्स की डाइजेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती, वो स्टमक में ही जाके होती है। और जो फैट्स होते हैं तो वो पार्शली उनकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। अब जब हमारे पास फूड जो है वो स्टमक में जाते हैं ना, तो वहाँ पे पेटाइलिन इसका जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप होती है? क्योंकि स्टमक में हमारे पास HCl एसिड होता है, तो वो उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। जिस वक्त हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्टमक में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे फर्दर इसकी डाइजेशन पैंक्रियाटिक एमाइलेज और ये चीज़ें जो है वो कर रही होती हैं। तो यहाँ से आपको जस्ट सिंपल पता हो कि हमारे पास किस चीज़ की डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है, और दूसरी चीज़ कि किस चीज़ की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, फैट्स की भी पार्शली डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होती, वो बिल्कुल टोटली अनअफेक्टेड होते हैं। वो एसिड स्टमक में जाते हैं, उनकी डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन ऑफ फैट्स। देखो हम लोगों ने ऊपर ही बात की थी कि हमारे पास फैट्स की पार्शली डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बाकी जो इसकी रिमेनिंग डाइजेशन है तो वो स्टमक में होती है। अब देखो हमारे पास इसकी डाइजेशन के लिए हमारे पास 2 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम है हमारे पास लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, अब ये हमारे पास सिक्रीट कहाँ से होता है? ये एब्नर ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये एब्नर ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये टंग की डॉर्सल साइड पे होता है, मतलब ये नीचे वाली साइड पे। ठीक है, और ये हमारे पास पार्शली जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है फैट्स की। ठीक है, 30% हमारे पास जो डाइजेशन होती है ना फैट्स की, वो कौन कर रहा होता है? लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, 30%। और इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो, इसको हम लोग स्टेप्सन भी कहते हैं। और ये हमारे पास 70% जो है वो हाइड्रोलिसिस या डाइजेशन कर रहा होता है फैट्स की। 30% कौन करता है? लिंगुअल लाइपेज। 70% कौन करता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये जो लिंगुअल लाइपेज है ये एब्नर ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये एब्नर ग्लैंड जो है वो ये टंग की डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। और दूसरा हमारे पास ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है तो हमारे पास ये 70% डाइजेशन करता है, और उसको हम लोग जो है वो स्ट्रेप्सन भी कहते हैं। ये 5-6 पॉइंट्स थे इसमें, दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन हमारे पास स्टमक में ही होती है। ठीक है, इससे पहले नहीं होती। अब इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास स्टमक में जो है वो पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो एक हाईली एसिडिक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, और कर्डिंग ऑफ मिल्क भी जो है वो इसी की वजह से हो रही होती है, पेप्सिन की वजह से। और ये जो हमारे पास पेप्सिन है ना, इसकी pH 1 से लेकर 2 तक होती है। ठीक है, जनरली हम लोग इसको 2 ही लिखते हैं, लेकिन कहीं पे बुक्स पे 1 to 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को ध्यान में रख लो। एग्जाम में समटाइम्स की पेप्सिन की pH का पूछा जाता है। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेप्सिन भी होता है। ठीक है, इधर ही उसकी pH 8 होती है। ठीक है, ये दोनों pH आप लोगों ने यहीं पे याद कर लेनी है। अब हमारे पास ये जो पेप्सिन होता है ना, इसकी pH जो है वो 1 से 2 तक होती है या 2 होती है,
तो जब हमारे पास फूड जो है वो एंटर करता है इंटेस्टाइन में, तो हमारे पास ट्रिप्सन, कीमोट्रिप्सन और बाकी एंजाइम्स जो है वो इसको जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स की जो है वो डाइजेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सक्रीट होते हैं, जिनको बाकी दूसरे एंजाइम्स आकर एक्टिवेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ट्रेप्सिनोजिन को जो है वो ट्रेप्सन आकर एक्टिवेट करता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ इंट्रोकाइनेज। ये तीन चीज़ें हैं। ट्रिप्सिनोजिन को जो है वो ट्रेप्सन वो करता है एक्टिवेट बाय द एक्शन ऑफ इंट्रोकाइनेज। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो पहला फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमारे पास देखो टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, हमारे पास बॉडी जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है वो अपनी बेस्ट एक्टिविटी देती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो कितना है, वो 37 है। मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास एंजाइम जो है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। जब हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स को वो प्रोवाइड करें तो एंजाइम्स कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्योंकि देखो ऑप्टिमम पीएच है, उससे कम होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अगर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो डिनेचर हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स में बात की ना कि हम लोग हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से भी प्रोटीन्स जो है वो डिनेचर हो जाते हैं, और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो इसके प्रोटीन्स भी जो है वो डिनेचर हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्शन शो नहीं होगा। और जब हम लोग उसको टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आते हैं, तो हमारे पास एंजाइम्स जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे या वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब दोबारा हम लोग उनका टेम्परेचर एलिवेट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो उनकी एक्टिविटी दोबारा से बहाल हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। तो एंजाइम की अच्छी एक्टिविटी के लिए पीएच का भी जो है वो मतलब ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंजाइम्स ऑप्टिमम पीएच पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ उसने ऑप्टिमम पीएच मेंशन की है। पेप्सन की हमारे पास 1.4 से 2 तक है। ठीक है, या सिंपल आप लोग 2 भी लिख सकते हो इसको। दूसरा हमारे पास सुक्रोज या इनवर्टेज, इसकी 6.2 होती है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज की जो है वो 7 होती है। ट्रिप्सन की जो है वो 8 से लेकर 9 तक होती है। सिंपल आप लोग 8 भी कह सकते हो। और हमारे पास जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं ना, ठीक है, उनकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 5 से 9 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्सन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हम लोगों ने बात की ना कि मोस्टली 5 to 9 के बिटवीन होती है। पेप्सन की कितनी है, 2 है। 2 बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है ये। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास मोस्टली जो एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम पीएच है वो 5 to 9 है, जिसमें हमारे पास पेप्सन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। और जहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है वहाँ पे एमसीक्यू लाजमी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ रेडिएशन हमारे पास क्या करते हैं कि एंजाइम्स को जो है वो इनएक्टिव भी कर सकते हैं, डीनेचर भी कर सकती हैं। ठीक है, उस पर हमारे पास है जी एंजाइम्स इनहिबिशन। जब हम लोग कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम जो है वो उनकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम लोग जो है वो एंजाइम्स इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है हमारे पास इरिवर्सिबल, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है कि वो दोबारा रिवर्स ही नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, वो दोबारा से जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो इस इनहिबिशन को हम लोग इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। बेशक हम लोग जो है वो किसी भी किस्म का फिजिकल केमिकल मेथड अप्लाई कर लें हम उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए, तो हमारे पास वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। जब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल में हमारे पास बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। ठीक है, मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाता है, तो मतलब दोबारा से एक्टिविटी एंजाइम की जो है वो रिवर्स हो सकती है। तो उसे हम लोग जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। अब हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन को भी जो है वो 2 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग जो है वो कम्पेटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन होता है। तो बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊँ कि हमारे पास जो कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो इनहिबिटर होता है ना वो ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कम्पेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब हमारे पास जो नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर होता है ना, तो वो एक्टिव साइट के अलावा हमारे पास जो है वो दूसरी साइट को मतलब कहीं और पे जाके बॉन्ड बना लेता है और एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कि किसी एलोस्टेरिक साइट पे देखो एंजाइम के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक एक्टिव साइट होता है, दूसरा एलोस्टेरिक साइट होता है। एक्टिव साइट वो होता है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है,
और उसके अलावा बाकी जितना भी हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग जो है वो एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो हमारे पास जब सबस्ट्रेट जो है वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर या इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे जाकर अटैच करेगा तो उसे हम लोग जो है वो नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। और जब वो डायरेक्टली एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा तो उसे हम लोग जो है वो कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास थी अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर। तो हमारे पास इसमें ये होता है कि इनहिबिटर जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता एंजाइम के साथ, नेम से इंडिकेट हो रहा है। तो इनको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग बायो में पढ़ चुके हो हज़ार मरतबा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। समटाइम्स वो आ जाती हैं, यहाँ पे मेंशन तो मैंने नहीं की, लेकिन आप लोग बुक में देखो, अगर बुक में मेंशनड है तो आप लोग उनको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जी लिपिड्स। तो इसको भी हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। बाकी हमारे पास कुछ कंपाउंड यहाँ पे मेंशन है तो इनमें हमारे पास ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे ये हमारे पास बेसिकली जो है वो केमिकली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। हमारे पास कुछ लिपिड्स है वो स्पोनिफाइबल होते हैं, कुछ अनस्पोनिफाइबल होते हैं। ठीक है, अब फैट्स एंड ऑयल्स और हमारे पास जो वॉक्सेस होती हैं ये स्पोनिफाइबल हैं, और हमारे पास जो टर्पीन्स और स्टेरॉइड्स हैं ये नॉन या अनस्पोनिफाइबल हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे पास कौन कौन से लिपिड्स स्पोनिफाइबल हैं। ठीक है, और कौन कौन से जो है वो अनस्पोनिफाइबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से MCQ आ सकता है। और अगर हम लोग जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाएं ना ऑयल्स की या फैट की विद द अल्कली, तो हमारे पास जो है वो सॉप या ग्लिसरॉल जो है वो बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग स्पोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को स्पोनिफिकेशन के प्रोसेस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रेंसिडिफिकेशन। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ऑयल या फैट्स की रेंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है। ठीक है, लाइक उनकी जो स्मेल है, उनका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की वजह से हो रहा होता है। और हमारे पास ये जो रेंसिडिटी है ये दो प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। नंबर 1 हाइड्रोलिटिक प्रोसेस और दूसरा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो इनमें हमारे पास देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स भी हैं तो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। अब पहला है हमारे पास हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास जो है वो स्लो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स की वजह से होता है। ठीक है, फैट्स की स्लो और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास होता है। अब जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे पास जो है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिनकी हमारे पास रेंसिड एडोर होती है और टेस्ट भी मतलब अजीब सा होता है। और इस प्रोसेस को जो लाइपेज है ना, बैक्टीरिया होता है उसमें लाइपेज होता है, तो वो इस प्रोसेस को चाहे वो कंटिन्यू करवाता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोलिटिक जो प्रोसेस है हाइड्रोलिटिक, वो लाइपेज की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और जब भी हमारे पास रेंसिडिटी होती है ना तो उस फूड में से विटामिन A एंड E जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी हमारे पास जो है वो ये रेंसिडिटी काज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि शॉर्ट चेन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बन जाते हैं। ठीक है, जिनकी अनप्लेजेंट एडोर होती है, टेस्ट भी अजीब सा होता है। और हमारे पास ये प्रोसेस जो है ना ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऊपर वाला प्रोसेस हमने कहा था कि ये लाइपेज की वजह से हुआ है, और ये जो है वो जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। और इसको हम लोग दोबारा से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एडिंग विटामिन E। ठीक है, विटामिन E को ऐड करेंगे तो हमारे पास दोबारा से जो है वो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ MCQ पॉइंट्स। लिपिड्स का जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लो होती है। ठीक है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड जिनमें हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा तो उसे हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। ऑयल जो है वो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अच्छा, आप लोगों को सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कम से कम 2-3 एग्जांपल्स लाजमी याद हों। ठीक है, इनमें से MCQ आ जाता है। और हमारे पास ये जो फैटी एसिड होते हैं ना इसमें हमारे पास 12 से लेकर 18 तक कार्बन आइटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से आप लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में सिर्फ 2 चीज़ ध्यान रखें कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक तो ये स्टेरॉइड है और ये इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन्स एंड विटामिन D। ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बाकी वही चीज़ें जो आप लोग बायो में पढ़ते आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पोनिफिकेशन नंबर ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। अब हमारे पास ये जो स्पोनिफिकेशन होता है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। तो हमारे पास कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स या ऑयल्स। तो इसे हम लोग जो है वो स्पोनिफिकेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपेल्मेटेट रिक्वायर्स 208 मिलीग्राम्स
फॉर इट्स स्पोनिफिकेशन, हेंस इट्स स्पोनिफिकेशन नंबर इज़ 2.8। तो आपको पता होगा ग्लिसरॉल ट्राई पल्माइट जो है उसका उसका स्पोनिफिकेशन नंबर जो है वो 208 होता है। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी पता हो, समटाइम्स डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन नंबर ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। देखो हमारे पास ये जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना, इनकी सेचुरेशन में जो है वो आयोडीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इनको सेचुरेटेड करने में आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स और ऑयल्स टू बिकम कम्प्लीटली सेचुरेटेड। तो ठीक है, इसे हम लोग जो है वो आयोडीन नंबर कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को मेजर करता है, ठीक है। ये आयोडीन नंबर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आयोडीन नंबर को हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। और हमारे पास 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रोड्यूस 9 to 3 नहीं बल्कि 9.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इतना प्रोड्यूस करता है। तो ऊपर देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पता नहीं 4 करते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो पता नहीं 4 पॉइंट पता नहीं वो कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, वो लिपिड्स होते हैं 9.3, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन करें तो फिर आप लोगों ने लिपिड को चूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी लिखी हुई आप लोग देख लो, वैसे ये एमसीक्यू में नहीं आती। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, समटाइम्स ये एमसीक्यू में आ जाती होती है कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है इनके स्ट्रक्चर को जो है वो फर्स्ट टाइम किसने डिटरमाइन किया था, तो वो वाटसन एंड क्रैक ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट उसने लिखा कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो शेयर करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम लोग डीएनए कहते हैं, एक को हम लोग जो है वो आरएनए कहते हैं। और ये जो डीएनए और आरएनए है ना, ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। किसकी पॉलीमराइजेशन से? न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो डीएनए और आरएनए होता है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जो है वो इसमें एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, एक शुगर होता है और एक हमारे पास इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का। अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक को हम लोग प्यूरिन कहते हैं, एक को हम लोग पायरिडीन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन बेसिस पर बात करते हैं। अब प्यूरिन बेसिस हमारे पास जो है वो इसमें कुछ 6 मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो 5 मेंबर्स वाले भी होती हैं प्यूरिन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 मेंबर वाला रिंग होता है ना प्यूरिन्स का, तो उसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। और हमारे पास जो 5 कार्बन वाला रिंग होता है ना प्यूरिन्स का, उसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास ये जो प्यूरिन्स है ना, प्यूरिन्स ये हमारे पास जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग जो है वो गुआनिन कहते हैं, वो दूसरे को हम लोग जो है वो एडेनिन कहते हैं, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्यूरिन जो है वो कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पायरिमिडीन। अब पायरिमिडीन जो है ये हमारे पास जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास आगे 4 कार्बन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। और हमारे पास ये जो पायरिमिडीन है ना, ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग सिस्टीन कहते हैं, यूरोसेल और थाइमीन, ये तीनों हमारे पास जो है वो पायरिमिडीन बेसिस में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शुगर, ये सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। अब शुगर हमारे पास जो है वो डीएनए और आरएनए में हमारे पास 2 तरह के जो है वो शुगर्स होते हैं। एक को हम लोग जो है वो राइबोस कहते हैं, ठीक है, जो कि आरएनए में होता है। और दूसरा हमारे पास जो है वो डीऑक्सी राइबोस होता है, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। और इन दोनों शुगर्स को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं, या बल्कि ये दोनों शुगर्स हमारे पास जो है वो साइक्लिक फुरानोज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइक्लिक फुरानोज फॉर्म में। तीसरा हमारे पास कंपोनेंट है जी फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, फॉस्फोर। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, ठीक है। ये वही डिफरेंसेस हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5-6 ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो है वो बाकी भी टेबल पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को पास करके जो है वो पढ़ सकते हो। तो हमारे पास जो है वो पहला डिफरेंस जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको प्यूरिन बेसिस का पता हो कि हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है ना, इन दोनों में प्यूरिन बेसिस सेम होती हैं। मतलब हमारे पास डीएनए में भी एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है, और आरएनए में भी हमारे पास एडेनिन भी होता है और गुआनिन भी होता है। मतलब दोनों में प्यूरिन बेसिस सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पायरिमिडीन बेसिस। अब हम लोग अगर डीएनए में पायरिमिडीन बेसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास चाहे वो साइटोसिन होता है और साथ में थाइमीन होता है। लेकिन आरएनए में हमारे पास जो पायरिमिडीन बेसिस है ना, वो थाइमीन नहीं होता,
ठीक है, उसको जो है वो यूरासिल रिप्लेस कर लेता है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर ये आता है कि हमारे पास जो है वो डीएनए में जो है वो डीएनए में जो थायमीन होता है उसको क्या कौन सी चीज़ रिप्लेस करती है, ठीक है। या हमारे पास जो है वो आरएनए में जो यूरासिल होता है वो किसकी जगह रिप्लेस किया जाता है, तो वो थायमीन और यूरासिल की आपस में रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब डीएनए में थायमीन है और आरएनए में जो है वो थायमीन नहीं है, वहाँ पे यूरासिल है। नेक्स्ट हम लोग अक्रेंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और आरएनए हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। बेस पेयरिंग की बात करेंगे डीएनए में तो हमारे पास जो है वो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है और गुआनिन जो है ये साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है। अब हम लोग आरएनए में बात करेंगे तो आरएनए में हमारे पास जो है वो एडेनिन जो है वो यहाँ पे आप लोग करेक्शन करोगे यूरोसेल, ठीक है। देखो हमारे पास आरएनए में टी होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये ए टी नहीं है, ये ए यू है, ठीक है। एडेनिन यूरोसेल के साथ बनाता है और हमारे पास जो गुआनिन है ना वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है। अब आप लोगों से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओ कि एडेनिन और गुआनिन के दरमियान जो है वो कितने बॉन्ड्स होते हैं, और जो हमारे पास जो है वो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं, और जो गुआनिन और साइटोसिन है उसमें हमारे पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, आप लोग बताओ। नेक्स्ट एक और चीज़ है जो कि आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ये जो डीएनए होता है ना, ठीक है, इसको यूवी रेज जो है वो डैमेज कर सकती हैं, लेकिन आरएनए को जो है वो ना वो यूवी रेज डैमेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आरएनए और डीएनए के डिफरेंस में। बाकी अगर आप लोगों ने फिर भी कोई पॉइंट यहाँ से पढ़ना है तो आप लोग खुद पढ़ लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए कहता है कि हमारे पास ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं इसमें हमारे पास जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, ये आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ये जो इसकी चेन्स होती है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो आपस में अटैच्ड होती हैं, ठीक है। तो समटाइम्स यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों से किया जाता है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये मैंने ऊपर आप लोगों से पूछी भी हैं कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। तो यहाँ पे ये बातें आ गई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास जो है वो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ, ठीक है, और गुआनिन जो है वो ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझे बताओ कि एडेनिन और थाइमिन के दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान कितने बॉन्ड है। तो एडेनिन का हमारे पास थाइमिन के साथ जो है वो दो बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, हमारे पास जो एडेनिन है ना ये कभी भी हमारे पास है वो पेयर नहीं बनाएगा साइटोसिन के साथ, ठीक है, ये साइटोसिन के साथ कभी भी पेयर नहीं बनाएगा। और हमारे पास जो गुआनिन है ना ये थाइमिन के साथ कभी भी पेयर नहीं बनाएगा, मतलब ये इसके साथ नहीं बनाएगा और ये इसके साथ भी कभी नहीं बनाएगा। हमारे पास ए जो है हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो जी है वो सी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इनको हम लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आरएनए की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। आरएनए हमारे पास तीन तरह के होते हैं, कुछ मैसेंजर आरएनएज होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ जो है वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो ट्रांसफर आरएनएज होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास वो राइबोसोमल आरएनएज हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल्स। तो मिनरल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता हो कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। माइक्रो वो होते हैं जो हमारी बॉडी को जो है वो कम अमाउंट में जो है वो रिक्वायर्ड हो, चाहिए हों, और मैक्रो वो होते हैं जो मतलब लार्ज अमाउंट में जो है वो चाहिए होते हैं बॉडी को और उसके लिए ग्रोथ के लिए। तो आप लोगों ने इनको याद करना है कि कौन से मैक्रो हैं कौन से माइक्रो हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो एलिमेंट्स एक्सेप्ट, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, या कौन से मैक्रो हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इनको कैटेगराइज करना आता हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो इन्हीं एलिमेंट्स के कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो सुपरफिशली जो है वो बताऊंगा और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोगों ने खुद वीडियो को पास करके पढ़ना होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैं जस्ट आपको बताऊंगा। तो पहले हमारे पास है जी न्यूट्रेंट सोडियम, ठीक है, हमारे पास ये कौन सा है, ये मैक्रो न्यूट्रेंट है, मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। अब हमारे पास ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो नर्व फंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करवाता है। एंड थर्ड थिंग इज दैट हमारे पास ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप लोग खुद पढ़ लो। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन हमारे पास माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। ये हमें रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए हमें जो है वो डेली 27 mg ऑफ आयरन चाहिए होता है, ठीक है, डेली। और जब हमारे पास हीमोग्लोबिन, अब देखो हमारे पास हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए इतना चाहिए होता है ना, तो जब हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा टूटता है ना तो हमें फिर जो है वो इतना ही आयरन मिल जाता है, ठीक है, बॉडी को दोबारा से मिल जाता है और फिर वो दोबारा यूज़ होता है।
तो कहता है कि हमारे पास अगर आयरन मतलब कम भी होता है, इतना मसला नहीं होता। ऑलरेडी हमारे पास तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन मालिक्यूल जब टूटता है तो हमारे पास आयरन वो रिलीज़ हो जाता है, फिर वही आयरन दोबारा यूज़ होता है। लेकिन कहता है कि अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो फिर ये आयरन जो है वो मतलब लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए फिर उस सिचुएशन में जो है वो आयरन जो है वो चाहिए होता है। अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास ये जो आयरन होता है ना, ये बॉडी में हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में जो है वो स्टोर हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में तो होता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे होता है? स्किन में होता है, पेंक्रियाज में होता है, लिवर में होता है एंड स्प्लीन में होता है, ठीक है। कहता है कि जब आयरन में हमारे पास डिस्टर्बेंस हो जाए बॉडी में, ठीक है, वो कम हो जाए या कुछ इस तरह से डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारे पास जो है वो स्किन जो है वो उसकी ब्राउन्स्ड अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ भी हो सकता है, क्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और इन स्टेट्स को जो है वो हीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं, और हमारे पास जो है वो इसको हीमोसाइड्रोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आप लोगों ने याद करने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये चीज़, ठीक है, हीमोसाइड्रिन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो है वो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा हमारे पास ये सेलुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, मसल एंड नर्व फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका हार्मोनल एक्शन भी होता है, ये ब्लड कोगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है, और सेल की जो है वो मोर्टेलिटी में भी इन्वॉल्व होता है कैल्शियम, ठीक है। और प्लांट्स में हमारे पास ये कैल्शियम जो है वो सेल वॉल के लिए चाहिए होता है, ठीक है। बाकी इसका और कोई फंक्शन नहीं है। अब अगर हमारे पास ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए ना, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये जो है वो रिजल्ट होती है। और अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए ना, तो हमारे पास क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है बंदे को। नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोरस। अब फास्फोरस जो है वो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में फास्फोरस जो है वो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि बॉडी की एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है वो उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर किडनी पर सारा प्रेशर आएगा, तो किडनी जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगी। और हमारे पास जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, तो उसमें ये इसका फास्फोरस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एडल्ट में जो है वो कम होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है, एडल्ट में कम होता है। देखो हम लोगों ने ऊपर बात की कि जब फास्फोरस जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास रीनल डिसफंक्शन हो जाता है। जब हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है फास्फोरस की, तो हमारे पास जो है वो अच्छा डिक्रीज़ क्यों होती है? जब बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाए ना, तो फास्फोरस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब बॉडी में जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिक्रीज़ हो तो फास्फोरस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब स्टोर होता जाएगा ना, तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और इस सिचुएशन को जो है वो रीनल रिकेट्स कहते हैं। मतलब फास्फोरस डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, किसकी वजह से? एक्सक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से। एज अ रिजल्ट हमारे पास कंडीशन आती है, उसे हम लोग रीनल रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। ये भी किडनी के रिलेटेड एक डिजीज़ है। कहता है कि ह्यूमंस के साथ साथ प्लांट्स को भी जो है वो फास्फोरस जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। रूट्स की डेवलपमेंट के लिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, ठीक है, सीडलिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन के लिए। और हमारे पास जो है वो ये क्या करता है कि ये प्लांट्स को डिजीज़ से भी बचाता है, ठीक है, और प्रिवेंट करता है उनके लीफ फॉल को, पत्तों को गिरने से ही बचाता है फास्फोरस। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक, ठीक है। अब जिंक जो है वो ये माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, एनिमल्स की लॉन्गेटिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये इंसुलिन के साथ कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, ठीक है। और फिर उसकी जो है वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसको स्टोर भी करता है, और उसको रिलीज़ भी करवाता है जब हमारे पास बॉडी में जो है वो चाहिए होता है जिंक, तो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो विटामिन ए के लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है वो जिंक हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास विटामिन डी के लिए जो है वो कैल्शियम चाहिए होता है ना, विटामिन डी के लिए, इस तरह हमारे पास जो है वो विटामिन ए के लिए जो है वो जिंक चाहिए होता है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस के लिए। और जब हमारे पास जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी होती है, डिक्रीज़ होता है इसकी कंसंट्रेशन, तो हमारे पास जो है वो वाउंड्स की हीलिंग स्लो हो जाती है, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सॉरी, टेस्ट की उसमें इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। हमारे पास बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। भूख कम लगती है, ठीक है। और हमारे पास सेंस और स्मेल की जो वो है लॉस, वो भी होता है। और हमारे पास जो ग्रोथ है वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो एक मैक्रो एलिमेंट है। अब हमारे पास ये जो पोटाशियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डाइजेशन एंड मसल फंक्शन के लिए, ठीक है। प्लांट्स में भी हमारे पास जो है वो पोटाशियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए चाहिए होता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड की रेगुलेशन के लिए चाहिए होता है पोटाशियम, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ये एटीपी की प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए होता है पोटाशियम, ठीक है। देखो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें भी फॉस्फेट है, तो हमारे पास ऑब्वियसली एटीपी फॉर्मेशन में जो है पोटाशियम हेल्प करता है।
एंड हमारे पास कहते हैं कि पोटाशियम आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्चेस, शुगर्स एंड फाइब्रस मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मालिक्यूल है जी, सॉरी न्यूट्रेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी हमारे पास मैक्रो न्यूट्रेंट है। ये जो है वो स्टेम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, और लीव्स को जो है वो हेल्दी करता है। और हमारे पास जो है वो ये स्टेम की डेवलपमेंट में भी जो है वो इसका रोल होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैग्नीशियम, ये भी हमारे पास जो है मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रो न्यूट्रेंट है, और ये हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल के सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। ये आप लोगों का बायो का भी एमसीक्यू कवर हो गया और केमिस्ट्री का भी। तो ये था आप लोगों के पास बायो केमिस्ट्री।